हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक और क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो DFCCIL का एग्ज़ाम है उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसका मैंने ऑलरेडी 2-3 सीरीज बना दिया है और इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रीवियस है के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका DFCCIL का एग्जाम हो, चाहे वो आपका NWDA का एग्जाम हो या आपका PGCIL का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये आपके किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में AE या JEE के एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम से लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई क्लासेस या जॉब का अपडेट लेके आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर अरेंजमेंट। ठीक है ना, बोल रहा है कि वो कौन सा बॉन्ड है जिसमें आप लोग हेडर का एक कोर्स फिर आप एक कोर्स स्ट्रेचर का लगाते हैं। यानी आप जब ब्रिक वर्क करते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ब्रिक वर्क का है। जब ब्रिक वर्क करते हैं तो एक बार आप उसमें एक लाइन जो है उसमें आपको हेडर का कोर्स लगाते हैं और दूसरी लाइन में आप स्ट्रेचर लगाते हैं, फिर आप तीसरी लाइन में हेडर लगाते हैं, फिर आप चौथी लाइन में स्ट्रेचर लगाते हैं। तो इस टाइप का जब आप ब्रिक वर्क करते हैं यानी इस टाइप का जब आप वॉल बनाते हैं तो उसको उस टाइप का अरेंजमेंट को यानी उस टाइप का बॉन्ड को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा इंग्लिश बॉन्ड। क्या होगा? इंग्लिश बॉन्ड होगा। चलिए हमने इसका और अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका, देखिए आपको एक ब्रिक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ब्रिक है। इसमें देखिए इस ब्रिक में जो आप इसका जो लॉन्गर डायमेंशन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। ये जो आपको दिख रहा है ये लॉन्गर वाला पार्ट, ये जो आपको लॉन्गर पार्ट इसका दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचर। ठीक है, और आपका शॉर्टर दिख रहा है, आपको देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में एक शॉर्टर दिख रहा है, ये चाहे आपका ये वाला पार्ट आप देखिए, ये जो शॉर्टर पार्ट आपको दिख रहा है जिसकी लेंथ थोड़ी कम है इसको बोलते हैं हेडर। ठीक है ना, और हम लोग इसी स्ट्रेचर और हेडर के अरेंजमेंट के थ्रू जो भी आप ब्रिक वॉल देखते हैं, आप जो भी ईंट की दीवारें देखते हैं उसमें आप इसी हेडर और स्ट्रेचर इसके आप अरेंजमेंट को वहाँ पर लगाते हैं और जैसा आप अरेंजमेंट लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड तैयार हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाता हूँ, देखिए नीचे यहाँ पर आपके टोटल 4 टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको टोटल 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, एक आपका होता है हेडर बॉन्ड, एक होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है, और एक होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको सामने से आप देखेंगे इसको, इस बॉल को आप सामने से जब देखेंगे तो आपको सभी के सभी स्ट्रेचर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी आप सिंगल ब्रिक को देखिए, यहाँ सिंगल ब्रिक सभी में आपको स्ट्रेचर दिख रहा है। ठीक है, सामने से आपको स्ट्रेचर दिख रहा है। हेडर पार्ट इसका क्या है, इसके अपोजिट साइड में इधर से जब आप देखेंगे तो आपको हेडर दिखेगा, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो इसको दिखेगा स्ट्रेचर। तो जब हम ब्रिक को सामने से देखते हैं, वॉल को हम सामने से देखते हैं, तो जो भी पार्ट आपको दिखता है हम लोग उसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे पहला में आपको देखिए सामने से आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेचर दिखेगा, ब्रिक का स्ट्रेचर वाला पार्ट, तो आप इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोल देते हैं। अगर आप ब्रिक का वॉल ऐसे नहीं बना के आप ऐसे बनाते हैं तो इसमें आप देखिए इस वाल में आपको हेडर दिख रहा है, सामने से आपको हेड दिख रहा है, देखिए छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हेडर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर अल्टरनेट कोर्स है। देखिए ब्रिक का जो एक लाइन होता है, जो आप एक लाइन देख रहे हैं इसको कोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, एक लाइन में जितने ब्रिक लगते हैं इसको कोर्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें अल्टरनेट कोर्स में देखिए एक कोर्स देखिए नीचे का क्या है, आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, फिर आपको उसके ऊपर वाला कोर्स में हेडर दिख रहा है, फिर आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, फिर आपको हेडर दिख रहा है। तो इस सबसे अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर का जो कोर्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है ना, और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि आपका कोर्स सेम रहता है लेकिन उस कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर लगाया जाता है। देखिए कोर्स आप देखिए एक कोर्स है, अब इसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रेचर लगा हुआ है, यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेचर यहाँ पे हेडर, एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर दोनों लगाए गए, तो इसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको आई होप बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ठीक है ना, बोला है कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट को किससे टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट को टेस्ट किया जाता है ली चैटरियर ऑपरेटर से। किससे? ली चैटरियर ऑपरेटर से इसको हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइकट ऑपरेटर जो है आपका, वाइकट ऑपरेटर से हम लोग क्या निकालते हैं। तो देखिए वाइकट ऑपरेटर से हम लोग सीमेंट की 2 चीज़ों को फाइंड करते हैं। पहला हम इससे कंसिस्टेंसी निकालते हैं सीमेंट की, और दूसरा इससे हम लोग सेटिंग टाइम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम को निकालने के लिए हम लोग वाइकट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए ली चैटरियर ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसके डायग्राम को यानी इस फोटो को देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए ये आपका हो गया ली चैटरियर ऑपरेटर्स, आप यहाँ देख सकते हैं
ये आपका ली चैटरियर अपरेटस होता है, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे करके एक आपका अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर एक दो रॉड लगे रहते हैं, इसमें आपका एक छोटा सा ऐसा करके इसमें कप टाइप का होता है, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए डायमीटर 30 mm होता है, और इसका जो लेंथ होता है, जो आपको यहाँ जो इसका जो इंडिकेटर दिख रहा है, इसका जो लेंथ होता है ये आपका 165 mm होता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्प्लिटेड रहता है, यहाँ पर ये दो भाग में अलग रहता है। इसका जो डायमेंशन है वो 0.5 mm रहता है, ठीक है ना। और इसका हम लोग यूज करते हैं आपको क्या निकालना है, आपका साउंडनेस निकालने के लिए सीमेंट की ली चैटरियर। और ये आपका होगा वाइकट अपरेटस, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका वाइकट अपरेटस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका क्या है, वाइकट अपरेटस है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक निडल होता है, इसी निडल का हम लोग यूज करते हैं सीमेंट की कंसिस्टेंसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट बार आपको से एग्जाम में वाइकट अपरेटस के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ रैंकाइंस क्राइटेरिया इज अप्लाइड फॉर फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेसेसरी कंडीशन। देखिए बोल रहा है कि रैंकाइन क्राइटेरिया जो होता है वो किस कंडीशन के लिए, फेलियर के किस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। देखिए थ्योरी ऑफ फेलियर जो होता है, एक चैप्टर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। तो उसमें आपको टोटल जो है वो थ्योरी ऑफ फेलियर में टोटल 5 तरह के आपको थ्योरी ऑफ फेलियर आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और हर एक टाइप की थ्योरी जो है वो अलग अलग टाइप की कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जैसे रैंकाइन की जो थ्योरी है, ध्यान सुनिएगा, रैंकाइन की जो थ्योरी है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के कंडीशन पर कौन सी थ्योरी डिपेंड करती है, रैंकाइन की थ्योरी डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो जाएगा। हम बाकी के बारे में भी बात करें तो देखिए आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं गैसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी। क्या बोलते हैं, गैसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ ले कि गैसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी किस कंडीशन में बेस्ड है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या आपसे अपोजिट करके पूछ दे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किस थ्योरी पर बेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं गैसेट एंड ट्रेस्का पर, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है वो मिसेस एंड हेनकी थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। मिसेस एंड हेनकी थ्योरी पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो थ्योरी आपका है, ये आपका किस पर डिपेंड है, ये आपका डिपेंडेंट है हेग थ्योरी पर, किस पर, हेग थ्योरी पर। और यार देखिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो मैंने बता ही दिया आपको। और एक और आपका होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये आपका होता है सेंट वेनेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर स्पैन कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 100 kN एट 2 मीटर फ्रॉम LHS, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन इट इज, ठीक है ना। बोर्ड एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन 5 मीटर का है, और इस पर आपका एक पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपके लेफ्ट सपोर्ट से, ठीक है ना, लेफ्ट सपोर्ट से। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उस पॉइंट लोड पर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपके पास क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सबसे पहले मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूँ। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। और इस सिंपली सपोर्टेड बीम की जो आपकी जो लेंथ है वो 5 मीटर लेंथ है। कितनी है, 5 मीटर आपकी लेंथ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके एक पॉइंट लोड एक्ट कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट लोड आपकी एक्ट कर रही है, इसका वैल्यू कितना आपका 100 है। कितना है, 100 किलो न्यूटन आपकी इसकी वैल्यू है। और ये 2 मीटर इधर से है, लेफ्ट से, लेफ्ट है ये आपका लेफ्ट से 2 मीटर है, तो इधर से 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 मीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस लोड के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर कितना आपका बेंडिंग मोमेंट आने वाला होगा। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं सपोर्ट ए है, तो यहाँ पर रिएक्शन आर ए आएगा, और यहाँ पर सपोर्ट पर रिएक्शन आर बी आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या पता है कि एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो अगर आपको आर ए निकालना है तब क्या करेंगे, 100 है ना, 100 इंटू, अब आपको इधर का डिस्टेंस लेना है, ये 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 बाई एल कितनी है, 5 है आपकी, कितनी है, 5 है। तो दैट मीन्स ये कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ गई 60, कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। दैट मीन्स आपके जो ए पर जो आपका रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 किलो न्यूटन का ए पर रिएक्शन आएगा। जब ए पर 60 किलो न्यूटन का रिएक्शन आएगा तो बी पर आपको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपको 100 का लोड लग रहा है, जबकि बी पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, अब आपका रिएक्शन पता चल गया, अब आप इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है, तो 60 इंटू 2 करेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट पर। तो फोर्स 60 हो गया, और उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2 मीटर है, तो अब कितना आ गया वैल्यू, 120 आ गया, 120 किलो न्यूटन
120 किलो न्यूटन मीटर आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस है, किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, आने वाले एग्जाम्स में आपको रिपीटेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर विल बी। बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपकी जो उसकी डेप्थ और विड्थ है दोनों का आप डबल कर देते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन सेंटर पर क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब आप किसी भी बीम की डेप्थ को और विड्थ को आप जब बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आप डेप्थ और विड्थ को बढ़ा देंगे तो उस बीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और जब उस बीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना पहले आ रहा होगा उससे थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है ना, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, ये बात तो 100% कंफर्म है कि इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डेप्थ और विड्थ दोनों को बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर डेप्थ और विड्थ दोनों को डबल किया गया। अब बीम का जब साइज बढ़ाएंगे तो बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा लोड के कारण वो थोड़ा सा कम आएगा पहले के कंपेरिजन में। ठीक है ना, दैट मीन आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर आपका डी, ये तो ऐसे भी सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी तो आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें इंक्रीज है। अब आपका ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा या तो आपका सॉरी ए सही होगा या तो सी सही होगा या तो आपको डी सही होगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। बी तो 100% नहीं होगा, ये मुझे पता चल गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन आपको दो बार, एक बार आरपीएससी में पूछा गया, एक बार डीडीए जेई में पूछा गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2018 में आपको क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम पर सेंटर में कोई लोड लगाते हैं, पॉइंट लोड, तो आपको उसके कारण से कितना डिफ्लेक्शन आता है। तो जब आपका सेंटर में कोई लोड होता है, ठीक है ना, मान लेते हैं इस बीम की जो लेंथ है वो एल है, इस बीम की लेंथ जो है वो एल है और इस बीम पर डब्ल्यू किलो न्यूटन का कोई लोड लग रहा है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन सेंटर पर आता है, डेल्टा जो आपके सेंटर पर आती है वो कितनी आती है, WL³ अपॉन 48 48 आती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप विद की लेंथ को विद की आप बीम की आप विद को डबल करेंगे और उसके डेप्थ को डबल करेंगे तो दैट मीन्स आपको आई में ही कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा, क्योंकि आई की हमें फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, BD³/12 होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, BD³/12 होता है। ठीक है ना, तो पहले तो आपका इतना डिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, BD³/12 आप करेंगे तो आप विद को डबल करेंगे, ठीक है, तो 2B हो जाएगा, है ना, और जब आप D को डबल करेंगे तो 2D का क्यूब कितना हो जाएगा, 8D³ हो जाएगा ना, और नीचे 12 हो जाएगा। तो नीचे आप देखिए आपको 16 एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखिए 8 × 16 एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 16 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो पहले आपका क्या होता, पहले आपका WL³/48 EI था, और अब जो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए अब जो आपका आ जाएगा, पहले जो था वो आपका WL³/48 EI था, ठीक है ना, 48 EI था। अब जो आपका नया वाला आएगा वो आपका नया वाला कितना आ जाएगा, WL³/16 × 48 EI आ जाएगा, ठीक है ना, 16 × 48 EI आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये जो 16 आपका जो एक्स्ट्रा आया है, ये जो आपका 16 क्या है, एक्स्ट्रा है। आप देखिए आंसर कितना बढ़िया, 1/16 आपका इंक्रीज कर गया, है ना, 1/16 आपका क्या कर गया, वो डिक्रीज कर गया, 1/16 डिक्रीज कर गया। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, आप परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं आराम से, है ना। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो डिक्रीजमेंट आया है वो आपका आया है 6.25% का, आपको उसमें डिक्रीजमेंट आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द हाइट ऑफ ए वाटर लेवल इन अ टैंक अबव द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर होल 2.5 सेंटीमीटर, इज डायमीटर इज 50 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द होल। देखिए वाटर फ्लोइंग थ्रू द होल वेलोसिटी मुझे निकालना, ठीक है ना, तो मुझे इसका फॉर्मूला सीधे क्या पता है, V = क्या होता है, √2GH होता है आपका, ठीक है ना, तो √2G की वैल्यू कितनी, 9.81 ले सकते हैं, H की वैल्यू कितनी है, 50 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 31.32 मीटर पर सेकेंड, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड थ्रू 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 3022 पाई सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है ना। द टाइप ऑफ फ्लो इज एक्सपेक्टेड, बोल रहा है कि एक आपकी लिक्विड है, उसकी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको पता है, उसके आपको पाइप जिसमें फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर आपको पता है, ठीक है ना, और आपको उसका डिस्चार्ज पता है उस फ्लूइड का, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि आपको ये किस टाइप का फ्लो हो सकता है आप बता सकते हैं। देखिए फ्लो का टाइप लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट है। तो देखिए फ्लो का टाइप हम लोग डिफाइन किस पर करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर पर, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपके अगर 2000 से कम है, अगर आपके RE, रेनॉल्ड्स नंबर को RE से डिनोट करते हैं, अगर ये आपके 2000 से कम है, ठीक है ना, तब ये आपका लेमिनार फ्लो होगा। अगर इसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा आ गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेनॉल्ड्स नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इसका रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए हमें पता है रेनॉल्ड्स नंबर RE क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ρVD अपॉन म्यू, ρVD अपॉन म्यू होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको म्यू नहीं पता, म्यू यहाँ जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो मुझे पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है, ध्यान सुनिए, उसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है ना, न्यू बोलते हैं। ये क्या होती है आपकी, म्यू अपॉन रो होती है। क्या होती है, म्यू अपॉन रो होती है। तो यहाँ देखिए आप रो अपॉन म्यू आपको दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये 1 अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो मैं इसको ऐसे ना लिखकर रेनॉल्ड्स नंबर को ρVD अपॉन म्यू ना लिखकर मैं इसको VD अपॉन न्यू भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रो अपॉन जो म्यू है वो आपका 1 अपॉन न्यू के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपको V जो है क्वेश्चन में, वेलोसिटी आपको नहीं पता है, आपको क्वेश्चन में क्या पता है, आपको क्वेश्चन में क्या पता है, Q पता है, डिस्चार्ज पता है। और आपको डिस्चार्ज पता है और आपको डायमीटर भी पता है, तो आप डायमीटर से एरिया निकाल सकते हैं। और आप V निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया करेंगे, डिस्चार्ज अपॉन एरिया करेंगे तो आपको V मिल जाएगा। और इंटू D, डायमीटर आपको पता है और न्यू भी आपको पता है, नीचे जो आपका जो न्यू आ रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से इसको सही से लिख देता हूँ। हमने क्या निकाला है, रेनॉल्ड्स नंबर को मैंने क्या निकाला, देखिए ध्यान से, रेनॉल्ड्स नंबर को मैंने क्या निकाला है, VD है ना अपॉन न्यू। तो अब आप V को क्या ले सकते हैं, Q/A बोल सकते हैं, Q/A इंटू D, ठीक है ना, और बाई न्यू। अब देखिए Q डिस्चार्ज आपको पता है, क्या पता है, 3200 पाई, ठीक है ना, 3200 पाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, 3200 पाई आपको पता है डिस्चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। आपको एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका π/4 इंटू D का स्क्वायर लिखना है आपको, और डायमीटर कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू अब आपको D डायमीटर फिर लिखना है, D हो गया, ठीक है। और टोटल में आपको डिवाइड करना है न्यू से, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ठीक है ना। जब तो सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा RE की वैल्यू मिलेगी 400, क्या मिलेगी 400, 400 मिल जाएगी, ठीक है ना। और RE की वैल्यू देखिए 400 यानी कि ये 2000 से कम है, और जब RE की वैल्यू 2000 से कम है तो ये कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो। दैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है, लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलॉन्ग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20 इज, ठीक है। स्लोप करेक्शन आपको निकालना है, स्लोप के करेक्शन आपको निकालना है। सर्विंग में क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्लोप का करेक्शन का फॉर्मूला क्या पता है कि अगर आपको स्लोप करेक्शन निकालना है, ठीक है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला h²/2l होता है, ठीक है ना, h²/2l होता है। अब आपको देखिए यहाँ आपको L पता है 30 मीटर, आपको H नहीं पता है, तो H के लिए आपको ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा। ग्रेडियंट क्या बोल रहा है, 1/20 का ग्रेडियंट है, यानी कि आप जब 20 मीटर चलते हैं लेंथ में तो आप 1 मीटर हाइट अचीव करते हैं। तो आप बताइए जब आप 30 मीटर लेंथ में चलेंगे तो आप कितनी मीटर हाइट अचीव करेंगे, 1.5 मीटर हाइट को अचीव करेंगे, है ना। 20 मीटर हॉरिजेंटल चलने पर आपको 1 मीटर वर्टिकल जाना पड़ रहा है, यानी हाइट में 1 मीटर वर्टिकल जाना पड़ रहा है। तो जब आप 30 मीटर हॉरिजेंटल चलेंगे तो आपको 1.5 मीटर जाना पड़ेगा। H की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी। अब मैं इसको पुट करता हूँ, H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.75 सेंटीमीटर, आपको 3.75, यानी ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देन द ट्रू बियरिंग इज, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है, आपको ट्रू बियरिंग निकालना है। आपको मैग्नेटिक बियरिंग पता है
और आपको क्या पता है, आपको डिक्लाइनेशन पता है ईस्ट में। देखिए ये आपका, मैं अगर बोलूँ कि दिस इज योर एक्सिस, ठीक है। अब आपका क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये जो क्या है साउथ है आपका, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कुछ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे है, ईस्ट में है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ये आपकी है 5 मिनट 30 डिग्री, 5 मिनट 30, 5 डिग्री 30 मिनट है ना, 5 डिग्री 30 मिनट है। और एक और लाइन जा रही है, उसकी आपको वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है। तो मैग्नेटिक एक्सिस ये आपका हो गया। अब मैग्नेटिक एक्सिस से आपको क्या करना है, आपको एंगल लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक बेरिंग है तो मैग्नेटिक एक्सिस से लेना पड़ेगा एंगल, ठीक है ना। वो आपको कितने दे रही है, 48 डिग्री, 48 डिग्री और कितने मिनट आपको दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 48 डिग्री कितनी मिनट आपको दे रही है, देखिए यहाँ पर 48 डिग्री 24 मिनट आपको दे रही है, ठीक है ना। 48 डिग्री 24 मिनट आपको दे रही है। दैट मीन्स आपका, मैं यहाँ पर डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। ये आपका क्या है ऐसे, ये आपका जो एक्सिस है वो 5 डिग्री कितनी मिनट है, 5 डिग्री 30 मिनट। और एक और लाइन जा रही है, उसकी यहाँ से वैल्यू है 48 डिग्री 24 मिनट, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है ट्रू बेयरिंग कितने हो रहा है, ट्रू एक्सिस आपका कौन है, ट्रू एक्सिस तो ये है। तो यहाँ से इस लाइन का एंगल कितना बन रहा है, ये जो एंगल, ये लाइन गया था, इसका एंगल कितना बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को ले लेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोनों एंगल का जब आप जोड़ेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 53 डिग्री 54 मिनट आपको ऐसा मिलेगा, 53 डिग्री 54 मिनट। डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, 53 डिग्री 4 मिनट। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी मैग्नेटिक बेरिंग दिया हुआ हो, ठीक है ना, आपको मैग्नेटिक बेरिंग आपको क्या हो, गिवन हो एग्जाम में, सुन लीजिए, ठीक है ना। और आपको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ईस्ट में है, तो आप जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है ना। तो देखिए दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 53 डिग्री 54 मिनट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वेस्ट में रहता तो आप क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में माइनस कर देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो ऑफ, ठीक है ना। तो टफनेस इंडेक्स हम लोग सॉइल कैसे निकालते हैं, आपको पता है। टफनेस इंडेक्स जो होता है सॉइल की, वो किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड द टफनेस इंडेक्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसरो में पूछा गया 2015 में, फिर इसरो में 2017 में, फिर नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में पूछा गया 2017 में, डीएमआरसी में पूछा गया है, हरियाणा जे में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ सॉइल है लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 20%, मॉइस्चर कंटेंट 25%, व्हाट विल बी लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। आपको लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे रहा है, आपको मॉइस्चर कंटेंट भी दे रहा है, आपको लिक्विडिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है। देखिए आपको पता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है आपका, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम प्लास्टिक इंडेक्स देख लेते, चलिए आईपी प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। और लिक्विड लिमिट कितनी है, 35% दे रहा है, और प्लास्टिक लिमिट कितना है, 20%। तो आपकी आईपी की वैल्यू कितना आ गई, 15%। तो आईपी आपका कितना आ गया, 15% आ गया। चलिए हम लोगों ने आईपी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स यानी कि आईएल, लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, WN यानी वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है सॉइल के अंदर, माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको WN की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, सॉरी प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 20 दी हुई है, ठीक है ना। और आपका आईपी की वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाला है 15 दी हुई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.33, ठीक है ना। तो यानी आपकी IL यानी लिक्विडिटी इंडेक्स 0.33 और IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15%। डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा B, ठीक है ना। लिक्विडिटी इंडेक्स 0.33, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15, दोनों आपको आंसर ये सही हो जाएगा B नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, पूरा द लिक्विड लिमिट ऑफ रीमोल्डेड क्ले is found to be 30%. What will be the estimated value of compression index? देखिए आपको लिक्विड लिमिट दिया हुआ किसका, रीमोल्डेड क्ले का, ठीक है ना। रीमोल्डेड क्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब्ड क्ले भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका वो क्या निकालना है, आपको इसका कंप्रेशन इंडेक्स निकालना है। तो कंप्रेशन इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, CC। कंप्रेशन इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, 0.007 WL-10, ठीक है ना, WL-10,
ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, कंप्रेशन इंडेक्स का। कब, जब आपको लिक्विड लिमिट सॉइल की गिवन हो, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे जब आपका जो सॉइल है वो रिमोल्डेड हो, रिमोल्डेड हो, इस क्वेश्चन में रिमोल्डेड बोला है, या आपकी सॉइल डिस्टर्ब हो, दोनों सेम बात है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब ये फॉर्मूले पर आप यहाँ पर पुट करेंगे 30%, आप WL की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 30% पुट करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.14। कितना मिलेगा, 0.14 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपकी किसके लिए है, सिर्फ रिमोल्डेड के लिए है। लेकिन आपको अगर बोल दे क्वेश्चन में अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, क्या बोल दे, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल बोल दे, तो आप फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज करेंगे, इसमें आप 0.007 को हटाकर 0.009 कर देंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, 0.009 कर देंगे। रिमोल्डेड क्ले हो या डिस्टर्ब्ड क्ले हो, दोनों में 0.007, और आपके अनडिस्टर्ब्ड आपके अगर सॉइल है, अनडिस्टर्ब क्ले है, तो आपका 0.009। बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि LMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राई सैंड सैंपल इज यूज्ड इन ट्राई एक्सेल टेस्ट, द सेल प्रेशर इज 50 kPa एंड डेविएटर स्ट्रेस इज फेलियर इज 100 kPa, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देखिए सी स्ट्रेस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि आपको ट्राई एक्सेल टेस्ट में आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, σ1 इक्वल टू क्या होता है आपका, σ3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। फाई जो है वही आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ये आपका क्या है, फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सैंड है। क्या है आपके क्वेश्चन में, सैंड है। तो सैंड तो एक टाइप का, किस टाइप का सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है। जब सैंड आपकी कोहेजन लेस सॉइल है तो यहाँ जो सी आपको इसमें दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले में आपको जो सी दिख रहा है, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि सी तो कोहेजिव सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब ये 0 तो टोटल टर्म खत्म हो गया, टोटल टर्म कितना हो गया, 0। तो मैं इस टोटल टर्म को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है वो जो आपके है वो कोहेजन लेस। अब आपको सिर्फ ये बचा। अब यहाँ पर σ1 क्या है, ठीक है ना, σ1 क्या आपका है, ये आपका है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बोलते हैं। σ1 क्या आपकी है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, आपको सेल प्रेशर जो आपका है और डेविएटेड प्रेशर दोनों को जोड़ना पड़ता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं अगर σ1 निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, 100 + 50 कर दूंगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 150। σ1 की वैल्यू कितने आ गई, 150 आ गई। ठीक है, चलिए σ1 का वैल्यू 150 आ गया, मैंने देख लिया। अब σ3 देखते हैं। σ3 इज बॉल, σ3 इज द सेल प्रेशर, σ3 इज द सेल प्रेशर, और सेल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिर्फ 50 दी हुई है, सिर्फ 50 दी हुई है। तो मैंने सभी चीज़ें निकाल दिया है। σ1 150 आ गया था और σ3 का वैल्यू 50 है। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 150, इधर क्या हो जाएगा आपका 50 tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होगा आपका। ठीक है ना। अब देखिए अब आप इस 50 को डिवाइड में भेजेंगे तो 50 से कितना टाइम में करेगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल टू 3 आपका आ रहा है। आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट बनेगा, √3 हो जाएगा। √3 इक्वल टू tan 45 प्लस 5/2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब √3 किसकी वैल्यू थी 10 में, 60 डिग्री की, यानी कि ये आपका tan 60 डिग्री है। तो मैं 60 डिग्री को क्या करूँगा, इससे कंपेयर कर लूँगा। इधर जो 45 प्लस 5/2 उसको मैं 60 डिग्री से कंपेयर कर लूँगा। डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 45 प्लस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप फाई निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 30 डिग्री आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा। इस बार को ध्यान रखेंगे। डैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 12 मिलियन लीटर पर डे। Find the cross section area of the sedimentation tank required if the detention period of 6 hours and the velocity of flow of 0.2 meter per minute is assumed। ठीक है ना। बोल रहा है कि आपको एक सेडिमेंटेशन टैंक बनाना, उसका एरिया कितना लेना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको इसमें 3 चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है ना। आपको इसमें क्या गया हुआ, आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको डिटेंशन टाइम दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मुझे डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 12 mld मतलब
12 मिलियन लीटर पर डे। तो इसको मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ सिंपल 12,000 मीटर क्यूब पर डे, 12,000 मीटर क्यूब पर डे कर सकता हूँ 1000 से डिवाइड देकर, ठीक है ना। इतना मीटर क्यूब पर डे है। और वाटर कितने देर तक स्टोर रहता है, मैंने वाटर कितने देर तक उस टैंक के अंदर रहता है, उसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं, वो 6 घंटे के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या 6 घंटे से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 12,000 इंटू, अब देखिए ये मीटर क्यूब पर डे में है और आपको जो टाइम है वो आवर में है। तो उस आवर को मैं 6 घंटे को मैं क्या बोलूँगा 6/24, तो ये डे में आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3000। क्या मिलेगा 3000। तो 3000 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। 3000 मीटर क्यूब क्या टैंक की वॉल्यूम हो गई, टैंक की वॉल्यूम हो गई। चलिए मुझे टैंक की वॉल्यूम मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं टैंक का लेंथ निकालूंगा। क्या निकालूंगा, लेंथ। क्यों, कैसे निकालूंगा लेंथ, मुझे टाइम पता है कि वाटर जो है वो इतने टाइम तक इसमें रहता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। और आपकी वेलोसिटी पता है वाटर की। तो मैं क्या करूँगा, पानी की जो वेलोसिटी है, फ्लो है, उसको मैं डिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा 0.2, अभी देखिए मीटर पर मिनट में है। तो अब मैं 6 घंटे को मिनट में चेंज करूंगा। तो 6 घंटे को मैं क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 72 मीटर। क्या आएगा 72 मीटर। दिस इज द लेंथ। अब आपको वॉल्यूम पता है, आपको लेंथ पता है, तो जब आप वॉल्यूम को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, यानी कि एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम बाई लेंथ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितनी है आपकी 3000, ठीक है ना। और आपकी लेंथ कितनी है आपकी 72। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 41.66, ठीक है ना। यानी अप्रॉक्स 41.67 बोल सकते हैं इसको हम। तो 41.67 आपकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉल्यूटेड स्ट्रीम अंडरगोज सेल्फ प्योरिफिकेशन इन 4 डिस्टिंक्ट जोन, ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि जब कि कोई भी रिवर जो होते हैं आपका, जब आपका कोई भी सीवेज जो होता है, गंदा पानी जो होता है, वो पूरा का पूरा जब आप प्योरीफाई कर लेते हैं उसको, तो उसको आप लास्ट में कहाँ डिस्पोज करते हैं, नदियों में डिस्पोज कर जाता है। तो लेट सपोज आपकी कोई नदी ऐसे से जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने अपना एक पाइप लाकर सीवर जो पाइप है, यहाँ पर आपने पूरा का पूरा गंदा पानी रिवर में डाल दिया, ठीक है ना। अब रिवर की एक प्रॉपर्टी होती है कि रिवर उस पानी को अपने साथ बाहर, यानी जो गंदा पानी आपने उसमें डाला है, आपने देखा भी होगा कई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो क्या करते हैं, गंदे पानी को लाकर रिवर में डाल देते हैं। क्योंकि रिवर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रॉपर्टी। वो खुद जो है वो प्योरीफाई कर देते हैं उस पानी को। लेकिन ऐसा नहीं, आप जब यहाँ पानी डालेंगे तो पानी यही प्योरीफाई नहीं होगी, ये वाटर कुछ दूर तक जाएगी पहले, ठीक है ना। ये पानी जो है वो कुछ दूर तक जो है वो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ दूर जाने के बाद जो है तब वो प्यूरिफाई होगी, ठीक है ना। तो जब कुछ दूर जाएगी तो उसमें बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे जोन बनेंगे, है ना, उससे होते हुए गुजरेगी। लेट सपोज आपने यहाँ पर अपना पाइप डाल दिया था, यहाँ पर आप पाइप लगा के यहाँ पर आप पूरा का पूरा सीवर डाल दिए, पूरा अपना गंदा पानी डाल दिए। अब वो यहाँ से लेकर, यहाँ पर डाला है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक में, यहाँ मान लीजिए साफ हो गया जाकर, ठीक है। इस पॉइंट को, पॉइंट बी पर जाकर पानी साफ हो गया। क्योंकि जब आप जहाँ डालेंगे वहाँ पानी आपको बिल्कुल गंदा दिखेगा रिवर का, लेकिन धीरे जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा तो पानी धीरे साफ होता चला जाएगा। तो इस ए पॉइंट जहाँ पर आपने डाला है और जहाँ बी पॉइंट जहाँ पर आपको पानी क्लियर मिल रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे जोन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आप पानी डालेंगे इसमें, ठीक है ना, सबसे पहले आप इसमें पानी डालेंगे तो ये सबसे पहले कुछ दूर तक ये जो वाटर है इसके अंदर ये जो सीवर का जो आपने पानी डाला है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेड होंगे, ठीक है, डिग्रेड होंगे, यानी उनका डिकम्पोजिशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। डिग्रेडेशन होता है या ऐसा बोल सकते हैं कि वो उनका डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है ना, वो पानी में पूरा अच्छे से फैलने लगते हैं। तो इतना दूर तक का पहला जोन जो है आपका कहलाएगा जोन नंबर 1 जो है ये आपका कहलाया जाएगा जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है ना। जैसे आप जोन ऑफ डिग्रेडेशन खत्म होगा तो कुछ दूर तक जो वाटर है यहाँ पर आगे इतना दूर तक एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, एक्टिव डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर था उस गंदे पानी के अंदर जो आपने डाला था सीवर का पानी, वो यहाँ पर डिकम्पोज होगा, कुछ बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। ये आपका जोन नंबर 2 हो गया। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर जोन नंबर 3, यहाँ पर पानी अपनी जो ऑक्सीजन को जो लॉस की है उसके गंदे पानी को डिकम्पोज करने के लिए उसको रिकवर करेगी, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से क्या करेगी, उसको रिकवर करेगी। और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो पहुँचने तक में आपको बी तक में इतना दूर का जो जोन है वो आपका क्लियर पानी का जोन रहेगा, ठीक है ना। फिर आप बी नंबर पॉइंट से अपना वाटर ले सकते हैं और फिर उसको आप शहरों में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको आप वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में भेजने के बाद जो भी आप पानी लेते हैं सोर्स ऑफ रिवर
वो बी पॉइंट्स लेंगे। आप ए से बी तक के बीच में कोई भी आप सोर्स ऑफ पानी नहीं ले सकते हैं। तो पहला आप क्या होगा, पहला आपका जोन ऑफ डिग्रेडेशन हो गया, दूसरा आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरा आपका जोन ऑफ रिकवरी हो गया, चौथा आपका जोन ऑफ क्लीनर वाटर हो गया। ठीक है ना, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले आपका 3 होगा, फिर 2, फिर आपका 4, फिर आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, ये आपका जो आप ऑप्शन है। चलिए, तो ये था आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में अलग अलग एग्जाम से आए में। आपने देखा कि मैंने जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम जो प्रीवियस में ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं AE के, वो सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे आपका आने वाला एग्जाम DFCCIL का एग्जाम हो, चाहे आपका NWDA का एग्जाम हो, चाहे PGCL का एग्जाम हो। मैंने सभी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। और आपको कोई डाउट अगर आया है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, इसका PDF मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का आपका डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर टेक्निकल सेंटर लिख कर भी हमारे चैनल को आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा बच्चों में इसको क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों जो भी DFCCIL का फॉर्म भरे हैं, NWDA का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा उनको मौका मिल सके। थैंक यू।